नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस क्लास में हम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी इस टॉपिक पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं पूंजी क्या होती है। पूंजी के अनेक अर्थ हैं और ये व्यापार के संदर्भ में काम आती है। सामान्यतः पूंजी का अर्थ संचित संपत्ति है, विशेषतया नकदी और व्यापार द्वारा कमाई गई अन्य संपत्ति की मात्रा पूंजी कहलाती है। पूंजी व्यापार संपत्ति में व्यापार के लेखा प्राप्ति, उपकरण, जमीन, भवन, मशीनरी इत्यादि जो कि अन्य उत्पादकीय व्यवसाय में काम आती है को शामिल करती है। वहीं दूसरी ओर निर्मित, कृत्रिम और बनावटी वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम आती है वो पूंजी को उत्पादन का उत्पादित साधन बनाती है। यह उत्पत्ति के 4 साधनों में से एक है। अन्य 3 उत्पत्ति के साधन श्रम, भूमि और संगठन है। पूंजी व्यवसाय की संचित धन संपत्ति का भी प्रतीक हो सकता है जो कि संपत्ति में से दायित्व निकालने पर प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्राथमिक उद्देश्य श्रम की उत्पादकता में सुधार लाना है और उसे कौशल बनाना है जिसके द्वारा भूमि जैसे प्राकृतिक साधन को आवश्यकता व जरूरतमंद वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सके या रूपांतरित किया जा सके। पूंजी के रूप है, कई प्रकार की पूंजी होती है। एक एक करके हम इसको समझ रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी से तात्पर्य वे व्यक्तिगत लाभ हैं जो किसी विशेष समूह के लोगों की सांस्कृतिक पसंद पर प्रभुत्व प्राप्त करने से प्राप्त होते हैं। दूसरा है वित्तीय पूंजी। वित्तीय पूंजी से तात्पर्य उस धन संपत्ति से है जो कि उत्पादन कार्य में नियोजित होने के काबिल हो। तीसरी है मानव पूंजी। मानव पूंजी से तात्पर्य एक अर्थव्यवस्था में मजदूरों की निपुणता और काबिलियत से उनके योगदान को समझना है। नेक्स्ट है आधारभूत पूंजी। आधारभूत पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो कि प्राकृतिक पूंजी के अतिरिक्त उत्पादन के साधन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी से तात्पर्य कोई भी गैर मानव संपत्ति से है जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई और फिर उत्पादन में काम ली गई है। राजनीतिक पूंजी। राजनीतिक पूंजी वह पूंजी है जिसके द्वारा एक राजनेता या राजनीतिक दल को सहायता या लोकप्रियता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है क्रिया पूंजी। क्रिया पूंजी से तात्पर्य कंपनी द्वारा वित्त प्रक्रिया चलाने के लिए अल्प समय के लिए पूंजी की जरूरत से है। हालांकि पूंजी के सभी रूप महत्वपूर्ण हैं, परंतु फिर भी भौतिक और मानव पूंजी अधिक महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, इसलिए हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं भौतिक पूंजी और मानव पूंजी से क्या तात्पर्य है। भौतिक पूंजी का तात्पर्य कोई भी निर्मित संपत्ति से है जो कि अन्य उत्पादन में सहायक होती है, जैसे कि मशीनरी, भवन आदि। इसे स्थिर पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप में इसका तात्पर्य गैर मानवीय संपत्ति से है जो कि मानव द्वारा उत्पादित की जाती है और आगे चलकर ये अन्य वस्तुओं को उत्पादित करने में काम आती है। आर्थिक दृष्टि से भौतिक पूंजी 4 साधनों में से एक प्रमुख साधन है जो कि उत्पादन फलन में इनपुट के रूप में भी जानी जाती है। कभी कभी इसका तात्पर्य स्थिर पूंजी से निकाला जाता है। अब हम देख रहे हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी का तात्पर्य ऐसे ज्ञान, कुशलता और योग्यता से है जो कि मनुष्य को इस योग्य बना सके जो कि उसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में कर सके। आर्थिक दृष्टि से मानव पूंजी का तात्पर्य जनता व उसके ज्ञान, योग्यता और कुशलता से है जो कि न केवल रोजगार में उपयोगी है बल्कि कहीं भी उपयोगी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप मानव अर्थव्यवस्था में किसी न किसी तरह से योगदान देता रहता है। हाबिर्सन के अनुसार मानव पूंजी निर्माण का कार्य ऐसे व्यक्ति उपलब्ध करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना
जो कुशल, शिक्षित तथा अनुभव संपन्न हो, जो देश के आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है। मानव पूंजी निर्माण इस प्रकार मानव में निवेश और उसके निर्माणकारी तथा उत्पादक साधन के रूप में विकास से संबंधित है। मानव पूंजी निर्माण की आवश्यकता और उद्देश्य क्या है, उसको हम देख रहे हैं। अल्पविकसित देशों में आर्थिक पिछड़ापन एक विशेषता है, जिसका कारण मानव शक्ति से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे निजी श्रम कुशलता, साधनों की अगतिशीलता, व्यापार तथा व्यवसाय में सीमित विशिष्टीकरण, उद्यम वृत्ति की कमी, परंपरागत सामाजिक मूल्य एवं संस्थाएं प्रगति में बाधा पैदा करती है। आधुनिक युग में मानव पूंजी में निवेश अति आवश्यक है, जो इस प्रकार से श्रम की कार्यकुशलता देख रहे हैं हम। अल्पविकसित देशों में मानव शक्ति से संबंधित दो तरह की समस्याएं हैं। प्रथम, उद्योग क्षेत्र के लिए श्रम की कार्यकुशलता का अभाव तथा द्वितीय, आवश्यकता से अधिक श्रम शक्ति का होना। मानव पूंजी निर्माण का उद्देश्य उत्पादन साधन के रूप में श्रम की आवश्यक दक्षता का निर्माण करना, उसे लाभपूर्ण रोजगार प्रदान करके इन समस्याओं का समाधान करना है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान। आर्थिक विकास के लिए श्रमिक को शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए अर्थशास्त्री मानव पूंजी निर्माण पर बल देते हैं। मानव पूंजी निर्माण देश के सब लोगों में ज्ञान, कुशलता तथा क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है। इससे अर्थशास्त्रियों का मत है कि अल्पविकसित देश में मानव पूंजी में निवेश की कमी होने के कारण शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, कुशलता तथा शारीरिक दक्षता का स्तर बहुत निम्न होता है, जिस कारण भौतिक पूंजी की उत्पादकता बहुत कम होती है। औद्योगिकरण का आधार नेक्स्ट आवश्यकता है। अल्पविकसित देशों में औद्योगिकरण का आधार रखने के लिए भी मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता है। इसलिए नई अथवा विस्तारशील सरकारी सेवाओं में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए, भूमि प्रयोग की नई व्यवस्था तथा कृषि के नए तरीके प्रचलित करने के लिए और शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए मानव पूंजी आवश्यक है। नेक्स्ट जो इसकी आवश्यकता और उद्देश्य है, श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम शक्ति का सामाजिक व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है। श्रम की उत्पादकता एवं गतिशीलता बढ़ाने के लिए लोगों को दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है, जिससे श्रम गौरव का महत्व उत्पन्न हो, क्योंकि लोग शिक्षित होने के कारण हाथ से काम करना पसंद नहीं करते। परंपरागत समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मानव पूंजी की बहुत बड़ी मात्राएं आवश्यक है। नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो शिक्षा में निवेश है। आर्थिक पिछड़ापन दूर करने और प्रगति के लिए तथा क्षमताएं और प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के ज्ञान और कुशलताओं में वृद्धि की जाए। वास्तव में मानव साधन के गुण में सुधार किए बिना अल्पविकसित देश में कोई प्रगति संभव नहीं है। इसके साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, संस्थागत एवं सामाजिक परिवर्तन होने अनिवार्य है, जो वास्तव में शिक्षा के प्रसार पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं और सीमाएं भी है, जिसको हम देख रहे हैं। सबसे पहला है कुल स्टॉक। अल्पविकसित देशों में आवश्यक मानव पूंजी के कुल स्टॉक का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है। इन देशों में विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानव पूंजी की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है क्योंकि उनके विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान किए जा सके। वे जटिल तरीकों का उपयोग करते हैं, इसलिए सामान्य स्नातकों की अपेक्षा तकनीकी कुशलता वाले व्यक्ति अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट जो इसकी सीमा है वो है वृद्धि दर। मानव पूंजी निर्माण की वृद्धि दर को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, परंतु सामान्य रूप से कहा जा सकता है मानव पूंजी के संचय की दर न केवल श्रम शक्ति की वृद्धि दर से बल्कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भी अधिक होनी चाहिए। परंतु विकास की विविध अवस्थाओं में अल्पविकसित देशों के लिए आवश्यक पूंजी निर्माण की विभिन्न वृद्धि दरों को सिद्ध करने के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है इसकी निवेश ढांचा। या जहाँ तक शिक्षा में निवेश ढांचे का संबंध है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जो कि प्राय निःशुल्क और अनिवार्य होती है, परंतु इससे पर्याप्त अपव्यय तथा वृद्धिरोध होता है। शिक्षा संस्थाओं के अध्यापक वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं
पर काफ़ी दबाव पड़ता है। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है, परंतु माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही तकनीकी कुशलता प्रदान करते हैं जो विकास के लिए अधिक आवश्यक है। उच्च लागत। अल्पविकसित देश उच्चतर शिक्षा का प्रसार करने के लिए अपने उत्साह में शिक्षा स्तर का सुधार करने का प्रयत्न किए बिना बहुत अधिक विश्वविद्यालय खोलते रहते हैं। उच्चतर शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर फेल होने वालों का अनुपात बहुत अधिक हो जाता है। फेल होने वालों का बड़ा समूह, शैक्षणिक स्तरों का सामान्य पतन उन स्नातक पूर्वों तथा स्नातकों की दक्षता को घटाते हैं जो निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के रोजगार पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कृषि शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। अल्पविकसित देशों में कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा अंतर कार्य प्रशिक्षण प्रोग्रामों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। कार्यरत प्रशिक्षण प्रोग्राम तो है ही नहीं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि प्रौढ़ शिक्षा न केवल कृषकों का दृष्टिकोण बदलने में सहायक है, बल्कि उनकी निर्णयकारी कुशलता भी बढ़ाती है। आधुनिक कृषि प्रथाओं के संबंध में उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान कराती है। अधिक अच्छे परिणामों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का समस्त प्रोग्राम कृषि अनुसंधान केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं से जोड़ देना चाहिए। अब हम देखते हैं भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर। सबसे पहले हम देख रहे हैं भौतिक पूंजी एक गैर मानवीय संपत्ति है जो कि मनुष्य द्वारा बनाई गई है और आगे उत्पादन के उपयोग में लाई जाती है, जबकि मानव पूंजी मानवीय संपत्ति है जिसका उपयोग करके वह उत्पादन करता है। दूसरा अंतर हम देख रहे हैं, भौतिक पूंजी को स्थिर पूंजी के नाम से जाना जाता है, जबकि मानव पूंजी को श्रम शक्ति के नाम से जाना जाता है। तीसरा हम देख रहे हैं इसमें अंतर, भौतिक पूंजी एक निर्मित वस्तु है जो कि उत्पादन के उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि मशीनरी, भवन आदि, जबकि मानव पूंजी में ज्ञान, कुशलता और योग्यता सम्मिलित की जाती है जो कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देख रहे हैं, भौतिक पूंजी स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु है, विजिबल है, जो कि वास्तव में उत्पादन में सहयोग देती है, जबकि मानव पूंजी अस्पष्ट या न दिखाई देने वाली वस्तु है। नेक्स्ट है, भौतिक पूंजी गैर मानवीय वस्तुओं में निवेश का परिणाम है, वहीं दूसरी ओर मानव पूंजी मानव में निवेश का परिणाम है। इस प्रकार भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों का अपना महत्व है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच परस्पर संबंध है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए दोनों ही तरह की पूंजी उपयोगी है। धन्यवाद।